अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूज। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ मुबशिर सर। और आज का लेक्चर जो होगा वो क्लास 10th वालों के लिए होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम इस यूनिट पे एक लेक्चर दे चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो इंशाल्लाह आज से हम फिर से कार्बन और इसके जो कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आपके जो सीबीएसई या जो जेके बोस रिलेटेड जो जो भी आपका सिलेबस होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। और हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज जो कि आपको जेके एसएसबी में जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एज यू नो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो आपका यूनिट है, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन दिस कार्बन, ठीक है। इससे पहले कि हम कार्बन की डिटेल, या वी कैन से कि अगर हम कार्बन की डिटेल स्टडी करें कि हाँ कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है, या कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, या कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स क्या है, उससे पहले बेहतर रहेगा, मुनासिब रहेगा कि अगर हम पहले इस कार्बन के बारे में कुछ जाने, क्योंकि बिफोर गोइंग वी कैन से इन डिटेल वी मस्ट नो अबाउट दिस कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये जो कार्बन है, हालांकि हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस बात को वहां पे हमने वाज़ह किया है, लेकिन फिर से हम चीजों को रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है। कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन इट इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल है ये, ठीक है। नंबर 2, ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, इसकी सिंबल क्या है? इसकी सिंबल है सी। यानी पीरियड टेबल में अगर आप देखोगे, आप वहां पे पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को देखते हो ऑन द बेसिस, यू कैन सी एलिमेंट्स को आप देखते हो नंबर सिंबल्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कार्बन सी हो गया, नाइट्रोजन एन हो गया, हाइड्रोजन एच हो गया, तो कार्बन जो है सिंबलाइज्ड बाय सी, ठीक है। और इसके बाद ये जो कार्बन है, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं ये भी हमने कहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम किसको बोलते हैं? जिसमें जितनी प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और इसका कार्बन का जो मास नंबर है दैट इज 12। और हमने मास नंबर को भी डिफाइन किया था, मास नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसमें? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितनी होती है? 6। तो टोटल क्या होगा इसका मास नंबर? 12, ठीक है। इसके बाद ये जो कार्बन है, अगर हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, वी विल फाइंड दैट ये कार्बन जो है बहुत ही छोटा एटम है, क्योंकि अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 6 है, मींस इसमें 6 ही प्रोटॉन और 6 ही क्या बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो, अगर हम कार्बन जो है, ये कार्बन हमारा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, इट विल बी 1s2 2s2 2p2। दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। इससे हमें क्या चीज मिलती है? व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इससे हमें क्या हासिल होता है? इससे हमें यह चीज हासिल होती है कि इस कार्बन के अंदर सिर्फ 2 शेल है। शेल्स तो किसी भी एटम में बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो मैटर करती है, वो काउंट होती है। और यहाँ पे कितनी शेल्स है? 2 शेल्स है। पहली शेल को हम बोलते हैं के शेल और दूसरी शेल को हम बोलते हैं एम शेल, ठीक है, एल शेल, सॉरी, KLMNO सो ऑन। तो पहली शेल को हमने डिजिग्नेट किया है फॉर रेफरेंस के लिए के शेल, और दूसरी शेल जो होती है दैट इज एल शेल। के शेल में कितने होते हैं? 2। एल शेल में कितने होते हैं? 4। दूसरी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? यहाँ पे 8 जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के शेल में 2, एल शेल में 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे कार्बन में
नंबर ऑफ शेल्स जो कार्बन में वो सिर्फ 2 है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन बहुत ही छोटा एटम है। लेकिन इस छोटे एटम ने इतना बवाल मचाया है कि यू विल फाइंड कि अगर हम पूरी कायनात की बात करें, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ खासियत है इस कार्बन में, कुछ ना कुछ खासियत है इस कार्बन में, तभी तो ये हर जगह पाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि एक साइड से हम कह रहे हैं कि एटम छोटा है, लेकिन दूसरे साइड से हम कह सकते हैं ये वी कैन से ओमनी प्रेजेंट है। ये हर जगह, हर किसी सब्सटेंस में, वेदर इट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ऑलमोस्ट हर जगह, हर चीज में ये पाया जाता है। तो तभी हमें इस यूनिट को पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि हमें ये इस यूनिट में जानना है कि इस कार्बन में आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जिससे ये कार्बन हर किसी मटेरियल में ऑलमोस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस हियर। यहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है, एक तो ये छोटा एटम होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें, अकरेंस मीन्स कि इसकी प्रेजेंस की बात करें, तो इसकी अकरेंस भी बहुत ही कम होती है। यानी इसकी प्रेजेंस भी, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में, जो हमारी जमीन होती है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ में इसकी प्रेजेंस, इसकी अकरेंस बहुत ही कम है। कितनी है? नियर अबाउट 0.02%, नेग्लिजिबल। 0.02% इसकी क्या है? इसकी प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट में। इसी तरह से एटमोस्फियर में, एटमोस्फियर में कितनी इसकी परसेंटेज है? दैट इज 0.03%। यानी अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तब भी इसकी अकरेंस बहुत ही कम है, लेकिन इसका जो वी कैन से वजूद है, इसका जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी मटेरियल। ठीक है, अब हम बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की, क्योंकि हम तो इसकी तारीफों के पुल यहां पे बांध रहे हैं, तो आप भी जानना चाहोगे कि आखिर ये कार्बन कहां पे प्रेजेंट होता है। क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि ये कार्बन किन किन चीजों में पाया जाता है, सबसे पहले हमारे जो फूड है, जो भी हमारे फूड्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे फूड्स होते हैं, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टार्च है, हो गया, हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, हमारे पास ग्लूकोज हो गया, इन सब में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो फूड हो गया। इसी तरह से जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, और वो भी बने होते हैं किनके? उनमें भी पाया जाता है कार्बन। ठीक है, जैसे हमारे पास वी कैन से वूल हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, ये मतलब हमारे क्या है? ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए, जो पुराने जमाने से हम यूज कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, और उन ये तो हमारे नेचुरल हो गए, जिनका सोर्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल। जैसे आपका वूल क्या है? शीप से मिलता है। सिल्क और कॉटन कहां से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, और कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। यानी इन सब का जो सोर्स है वो क्या है? वो नेचुरल है, कुदरती है। लेकिन कुछ हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स भी है, सिंथेटिक फाइबर्स, जिनको हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? बनाते हैं फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, उनको बोलते हैं सिंथेटिक, मैनमेड, और उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीमर्स, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। क्लास 12th में आपको डील करना है इन पॉलीमर्स के साथ। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जो पॉलीमर्स जो होते हैं, कौन कौन से पॉलीमर्स हमारे पास है? वो दुनिया तरह के हैं। नायलॉन हो गया हमारे पास, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। नायलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है, डेकरन हो गया, टेराइलिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास कुछ पॉलिस्टर हो गया, बेकलाइट हमारे पास है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पॉलीमर्स है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल
हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आजकल करते हैं, और इन्होंने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है। और ये जो मटेरियल्स हमारे, ये जो पॉलीमर्स होते हैं, काफी ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो इन सब में, क्योंकि अभी तो हमें कोई मकसद नहीं है आपको यहाँ पे बताने का, तो आपको खाली ये याद रखना है कि ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से क्लोथ्स भी हो गए। थर्ड वन जो हमारा होगा, दैट विल बी मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है, जो कार्बन के बने होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिनमें आते हैं सल्फर ड्रग्स, ठीक है, या कुछ एंटीबायोटिक्स भी देखे गए हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे डाइज की, ठीक है। डाइज यानी जो भी हमारे क्लोथ्स होते हैं, या हम कभी कभार अपनी हेयर पे भी डाई का यूज करते हैं, हमारे कपड़ों में भी, जो भी आप देखते हो आजकल जो भी कपड़े आते हैं वो डाइड होते हैं, ठीक है, उनमें कलर्स होते हैं, जैसे आपका मिथाइलिन ऑरेंज हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइज। तो ये डाई जो है ये भी बने होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो आप कहीं से भी कोई भी सोर्स ले लो, ठीक है, फूड ले लो, मेडिसिन लो, क्योंकि ये हमारी डेली नीड है, ठीक है। इनके बगैर वी कांट इवन थिंक अबाउट लाइफ, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पे कुछ चीजों का डिस्कस किया, और आप देखोगे कि हर इन इंपॉर्टेंट जो भी हमारी लिवलीहुड है उनमें क्या है, कार्बन की प्रेजेंस होती है, कार्बन की मौजूदगी होती है, ठीक है। तो तभी हम बार बार कह रहे थे कि कार्बन जो है हालांकि छोटा एटम है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काबिल तारीफ है, ठीक है। तभी आपके सिलेबस में ये रखा गया है, तभी हम पढ़ते हैं कार्बन हमेशा। वरना इंसान भी सोचता है कि पीरियड टेबल में इतने एलिमेंट्स है, कार्बन को ही क्यों चूज किया, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी, कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई ना कोई यूनिक और वर्सटैलिटी होगी, जिसकी बिना पे हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा, अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट कार्बन, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, अगर हम डिटेल में जाए तो निकला है ये एक लैटिन वर्ड से, दैट इज कार्बो। एक लैटिन वर्ड से निकला है कार्बो। उसका माने क्या है, इसका माने है कोल, इसका माने क्या है, कोल, ठीक है। और ये जो कार्बन जो है, लेट मी टेल यू कि अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें, ठीक है, या वी कैन से ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें, ठीक है, प्रेजेंस की बात करें, तो ये प्रेजेंट होता है फ्री स्टेट में भी। फ्री स्टेट मीन्स एलिमेंटल स्टेट, जब ये अकेला होता है, तन्हा होता है। और दूसरा, ये प्रेजेंट होता है कंबाइंड स्टेट में भी, ये पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में भी, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जब ये कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट बोथ, दो स्टेट्स में पाया जाता है। इसकी स्टेट्स कितनी है, दो। एक तो होगी फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मींस अकेला तन्हा, एलिमेंटल स्टेट में कार्बन अकेले। दूसरा कंबाइंड स्टेट, जब ये बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये देखा गया है कि कार्बन जो है फ्री स्टेट में बहुत ही कम पाया जाता है। अगर हम रेशो बताएं तो आप मानो 10-20% ये फ्री स्टेट में होता है और 80-90% ये कंबाइंड स्टेट में होता है। और इसका रीजन भी आपको आगे आगे पता चलेगा कि ये क्यों कंबाइंड स्टेट में रहने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कार्बन जो होता है, देखा गया है फ्री स्टेट में डायमंड इसकी एक स्टेट है, ग्रेफाइट ये भी हमें पढ़ना है, और तीसरा जो है दैट इज बक मिनिस्टर फ्लरी। फ्लरी ये क्या है, ये जो हम तीन यहाँ पे नाम आपको बता रहे हैं ये भी हमें डिटेल में पढ़ने, इनको एलेक्ट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स है, ये वो फॉर्म्स है जिनमें कार्बन एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, फ्री पाया जाता है, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखेंगे तो कार्बन जो है इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनमें कार्बन केमिकली कंबाइन होता है। सबसे एक फॉर्म इसकी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है। इसी तरह से कंबाइंड स्टेट में ये होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट की फॉर्म में। जैसे हमारे पास हो गया कुछ एग्जांपल, जैसे हमारे पास लाइमस्टोन हो गई, हमारे पास मार्बल हो गए, हमारे पास चाक हो गया, एटसेट्रा, विच आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ फ्यूल्स भी है, इनमें भी कार्बन केमिकली कंबाइन हुआ होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है।
फ्यूल्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कोल आता है, वुड आता है, हमारे पास पेट्रोल आता है, हमारे पास नेचुरल गैसेस आते हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग इन फ्यूल्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनमें हम कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो कंबाइन स्टेट में होता है, वो केमिकली कंबाइन हुआ होता है बाकी एलिमेंट्स। जैसे हम कार्बनेट्स की बात करें, अगर हम मार्बल की बात करें, ये कंपोज हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कार्बन यहाँ से कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ इनने बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कार्बन जो होता है ये दो स्टेट्स में पाया जाता है, फ्री और कंबाइंड स्टेट में। एलिमेंटल स्टेट में ये बहुत ही कम पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। और कंबाइंड स्टेट में इसकी बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, जो भी हमारे पास फ्यूल्स होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स जो है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो हमें इस यूनिट में आगे हमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो ये तो इसकी कह सकते हैं हम कि इसका सोर्स भी हमें मिल गया कि इसकी प्रेजेंस किस किस स्टेट में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज। हमने आपसे ये बात डिस्कस की है कि कार्बन जो होता है इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब मानो किसी बंदे को शक है, डाउट है कि मेरे पास कोई मटेरियल है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है। दैट मीन्स टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कार्बन, यानी अगर किसी बंदे को ये टेस्ट करना है कि मेरे पास कोई मटेरियल है और मैं जानना चाहता हूं वेदर इट कंटेन्स कार्बन और नॉट, क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके लिए कोई टेस्ट है। एक सिंपल टेस्ट मैं आपको बोल देता हूं, आपको करना क्या है। मानो आपके पास जो भी मटेरियल है, आपके पास कोई भी मटेरियल, लेट इट बी एनी मटेरियल, आपके पास कोई भी मटेरियल है जिसको आपको टेस्ट करना है कि क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है। आपको करना क्या है, सिंपली इस मटेरियल को आपको बर्न करना है। यू हैव, सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू बर्न इट इन आयर। आपको हवा की प्रेजेंस में इसको क्या करना है, इसको जलाना है। क्या करना है, आपने इसको पहले जलाया तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको जलाओगे ना, आपको पता है कि फ्यूल जो होता है, जो भी चीज आप जलाओगे यहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही आप इसको जलाओगे यहां से एक गैस निकलेगी, दैट विल बी CO2 गैस। क्या निकलेगी यहां से, जैसे आप किसी चीज को जलाते हो तो वहां से आपको लगता है धुआं जो होता है उसके साथ निकलता है CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको क्या करना है, आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है। क्या करना है, आपको इस तरह से अरेंजमेंट बनाना है कि आप किसी चीज को जला रहे, ठीक है, मानो आपने कोई टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें आपने किसी मटेरियल को डाला है जिसको आपको टेस्ट करना है। जैसे आपने इसको हीट किया नीचे से, इट विल स्टार्ट बर्न। जैसे ही जलना स्टार्ट करेगा ऊपर से गैस निकलेगी, उस गैस को आपको छोड़ना नहीं है, एस्केप नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, आपको यहां से उस गैस को पास करना है, किसमें, लाइम वाटर में के पास होता है, लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। करना क्या है, आपको सिंपली जिस मटेरियल को आपको टेस्ट करना है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, आपको बर्न करना है इसको। जैसे आपने इसको बर्न किया, यहां से क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। यहां से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन हो जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट होगा, आपको क्या करना है, पास करना है, पास CO2 गैस इन लाइम वाटर। आपको लाइम वाटर में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, पास करना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किस तरह से, आपका जो लाइम वाटर है अगर वो मिल्की टर्न हो गया, मिल्की जो होता है व्हाइट कलर का, यानी इफ जो आपका लाइम वाटर है, लाइम वाटर जो है अगर वो किस में चेंज हो गया, अगर उसका कलर मिल्की हो गया, मिल्की आपको पता होगा जैसे मिल्क होता है, इफ दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दिस इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट कि जो आपने मटेरियल लिया उसमें कार्बन है। तो याद रखना आपको, कंफर्मेटरी टेस्ट आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपको ये पता करना होगा टेस्ट फॉर कार्बन, तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू टेक ए मटेरियल, यू हैव टू बर्न इट इन आयर, एंड आफ्टर बर्निंग देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपको यहाँ से इवॉल्व हो रहा है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, पास करना है लाइम
लाइम वाटर में, और लाइम वाटर को आपका कलर चेक करना है। अगर वो मिल्की हो गया, अगर उसका कलर व्हाइटिश बन गया, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। अगर मिल्की वो टर्म नहीं हुआ तो वो उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट था, किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी मटेरियल। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। मैं आपको वन बाय वन, बिट बाय बिट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट एक और चीज, दैट इज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे ये पूरी जो ये चैप्टर है ना, पूरा यूनिट जो है ना, वो इस पे क्या है, बेस है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। मैंने पहले ही कहा कि इस कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। हेडिंग बताती है कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, व्हाट डज दिस कोवलेंट बॉन्ड मीन इन रियल सेंस। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए व्हाई ओनली, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कोवलेंट बॉन्ड है क्या भला। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई ओनली। व्हाई ओनली का मतलब है क्यों सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड। दुनिया में और भी बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के पीछे ये क्यों ये चिपका रहता है सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख रहे थे 1s2 2s2 2p2, दिस इज फर्स्ट शेल, k शेल, दिस इज l शेल, सेकंड शेल। तो कार्बन जो है इसके पास ओनली हमारे पास देयर आर 2 शेल्स, जिससे ये पता चलता है कि कार्बन काफी छोटा एटम है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, देखो कार्बन ये पहली शेल हो गई, और ये क्या है इसकी दूसरी शेल। इस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, पता होगा आपको। आप इसको आउटर मोस्ट शेल भी हम कह सकते हैं, बाहरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 2 + 2 कितना हो गया 4। यानी इसकी वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके बाहरी शेल में होने चाहिए थे 8। क्यों होने चाहिए थे 8, क्योंकि अराउंड 1916 में 2 बंदे आए थे, एक का नाम था कोसेल और दूसरे का नाम था लिविस। उन्होंने एक फंडा बोला, उन्होंने एक कंसेप्ट बोला कि पीरियडिक टेबल में कितने टोटल ग्रुप्स हैं, 18। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। उन 18 ग्रुप्स में जो ग्रुप नंबर 18 है, जिनको नोबल गैस भी बोलते हैं, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होते हैं। नोबल गैसेस उस टाइम पे यानी 1900 जो 19वीं सदी थी, उसमें क्या हो रहा था कि नोबल गैसेस जो थे वो रिएक्ट नहीं करते थे, ना ही वो आपस में रिएक्ट करते थे, ना ही वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते थे। कोसेल और लिविस हैरान रह गए कि पूरे पीरियड टेबल में ग्रुप 18 जिनमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनान आता है, रेडान भी आता है, ये एलिमेंट्स क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। आखिर इनके अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है जो इनको रिएक्ट नहीं करने दे रहा है। तो वो एक नतीजे पे पहुंचे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन स्टडी की ग्रुप 18 की, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो नोबल गैसेस है, ये जो नोबल गैसेस है, ठीक है, जिनको आप ग्रुप 18 भी बोलते हो, इनर्ट गैसेस भी इनको बोलते थे, जीरो ग्रुप भी इनको बोलते थे, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जिनको हमने वैलेंस शेल नाम दिया है, इनके वैलेंस शेल में पाए गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब उन्होंने इन नोबल गैसेस, इन जीरो ग्रुप और इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन स्टडी की, उनको ये वहां से हासिल हुआ कि इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हमें पता है हीलियम जो है इसका एटम नंबर 2 ही है, तो इसका हम 8 नहीं सोच सकते हैं। तो हीलियम को छोड़ के जो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडान, ये 5 एलिमेंट है, उनके बाहरी शेल में पाए गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो बाहरी शेल है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तभी ये स्टेबल है, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एलिमेंट स्टेबल है।
और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल। और इस थ्योरी, इस कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने एक रूल बनाया जिसको नाम रखा गया ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट 8 को बोलते हैं। उन्होंने एक रूल बनाया जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कोसिल लिविस ने ये कंसेप्ट लोगों को दिया कि जो एलिमेंट स्टेबल है उनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन या हीलियम, लिथियम, जिनका एटॉमिक नंबर छोटा है, इनको छोड़ के। तो उन्होंने ये बात जाहिर की कि पीरियड टेबल में नोबल गैस को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों है, वो क्यों रिएक्शन करना चाहते हैं, वो क्यों दूसरे एलिमेंट्स के साथ या एक दूसरे के साथ मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको नोबल गैस के जैसे बनना है, क्योंकि उनको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में जिस तरह से नोबल गैसेस के पास है। तो उन्होंने एक रूल बनाया, उसको बोला ऑक्टेट रूल। और इस ऑक्टेट रूल के कहने का ये मकसद था, इसका स्टेटमेंट ये था कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। वो भी अपने आप को स्टेबल पाना चाहते हैं। किस तरह से? जिस तरह से नोबल गैसेस है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के आगे जो नोबल गैस होगा उसके लिए वही रेफरेंस होता है। ठीक है, मानो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे हमारे पास कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके सामने नियॉन नोबल गैस है। तो ये जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, नाइट्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन के 6 है, फ्लोरीन के 7 है। दैट मीन्स इसको 4 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, इसको 1 की जरूरत है। ठीक है, यानी दे आर नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इनका रेफरेंस कौन है? इनका रेफरेंस है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, यानी इसकी दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनकी दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये इनका हीरो है, ये इनका आइडियल है, जिसको ये फॉलो करना चाह रहे हैं। इस नियॉन को ये एलिमेंट्स फॉलो करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम भी नियॉन की तरह स्टेबल बन जाए। और वो स्टेबल कैसे बनेंगे? वो स्टेबल तब बनेंगे जब इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और वंस उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया अकॉर्डिंगली ताकि इनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वी कैन से उन्होंने किस रूल को फॉलो किया है? ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, so as to stabilize according to the noble gases, so as to complete their octet to attain the nearest stable noble gas configuration। यानी ये एलिमेंट्स चाह रहे हैं कि हम भी उतने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐड कर लें ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो बात हो रही थी कार्बन की, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं और बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कुल 4 होने चाहिए थे 8, क्योंकि इसका रेफरेंस कौन है? नियॉन। नियॉन के बाहरी शेल में 8, इसके बाहरी शेल में 4 है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये कार्बन हमेशा चाहता है कि मेरे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी ना किसी तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर जरूरत है। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा, इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये नियॉन की तरह स्टेबल बन जाएगा, फिर इसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? बिफोर डिस्कसिंग दैट, बिफोर कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिसीव करेगा, कैसे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यू मस्ट नो व्हाट डज दिस कोवेलेंट बॉन्ड मीन। हालांकि ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं इस कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट्स द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो डिफरेंट एटम्स जो होता है उनको होल्ड करता है। ठीक है, मानो हमारे पास कोई एलिमेंट है, कार्बन है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। अब ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये खुद ब खुद नहीं जुड़ेंगे ना। आपके पास कोई पेपर है, आपके पास कोई चार्ट है, आपके पास कोई इश्तिहार है, आप चाह रहे हो कि उस चार्ट को मैं किसी वॉल पे लगा दूं, क्या ये चार्ट खुद ब खुद वॉल पे चिपक जाएगा? नहीं, आपको कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज करना है, ग्लू यूज करना है।
आप कोई ग्लू उस पे लगाओगे, आप टेप लगाओगे, जिससे वो चिपक जाएगा उससे। वो जो ग्लू का काम कर रहा है ना, सेम यहाँ पे एटमॉस को जोड़ने के लिए जो ग्लू का काम कर रहा है ना, वो बॉन्ड कर रहा है। बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड जो है, इट इज सिंपली एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस टुगेदर। ठीक है, जो एटमॉस को एक दूसरे के साथ जुट होके रखता है, वो फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, हम कह सकते हैं ये एक ऐसा बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, जो दो एटम्स के दरमियान तब बनता है। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये वो बॉन्ड होता है जो बनता है दो एटम्स के दरमियान। कब? जब दो एटम्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। आई मीन टू से, मानो मेरे पास एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था लैंगम्यूर ने। इसको हम बोलते हैं लिविस लैंगम्यूर कंसेप्ट। लैंगम्यूर साहब जो थे 1919 में, उन्होंने इस लिविस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपने नाम सुना होगा, लिविस सिंबल्स का नाम आपने सुना होगा, तो लैंगम्यूर ने इन लिविस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके कोवलेंट बॉन्ड की क्या बुनियाद डाली, और ये कहा कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स when atoms are short of electrons, यानी जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जब एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यानी अब मानो जैसे कार्बन है, इस कार्बन के पास बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको टोटल कितने चाहिए थे? 8, यानी इसको अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो वी कैन से इट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इस केस में, यानी ऐसे एटम्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, उस केस में वो क्या करते हैं? वो वैसे एटम्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मानो ये हमारा एटम ए है, ये हमारा एटम बी है। मानो ये जो हमारा एटम ए है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी फील हो रही है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। इस बी को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब ये क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? देखो, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये देते हैं बराबर इलेक्ट्रॉन। मानो इस ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जैसे ही ये इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉमन पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक जोड़ा बना देते हैं। मानो इन्होंने एक जोड़ा बनाया, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? एक इस ए ने दिया, एक इस बी ने दिया, बराबर इलेक्ट्रॉन दिए, एक कॉमन पेयर बनाया। जैसे ये कॉमन पेयर बनाया, अब दोनों इसको इक्वली शेयर करेंगे। ये भी इसको शेयर करेगा, ये भी इसको शेयर करेगा, जिससे फायदा ये हुआ कि इस ए को भी अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस बी को भी इस 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा मिलेगा। तो वी कैन से इस तरह का बॉन्ड कंट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग होती है। यानी दो एटम्स के दरमियान इस तरह का बॉन्ड बनता है कि दोनों एटम्स बराबर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट भी करते हैं और बराबर शेयर भी करते हैं। जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही दूसरा भी देता है, फिर दोनों उन इलेक्ट्रॉन्स का फायदा उठाते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो वी कैन से कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? A bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons. ठीक है, ठीक है, sharing of electrons in order to complete their octet, और कभी कभार क्या करते हैं? डुप्लीट भी करते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8, डुप्लीट मीन्स 2, और ये डुप्लीट जो है ये बना है सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इनके लिए, क्योंकि इनके पास एटॉमिक नंबर कम होता है तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर सकते। इनके लिए रिलैक्सेशन है कि आप डुप्लीट फॉलो करो। डुप्लीट मीन्स जब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी ऐसा बॉन्ड जो कब बनता है दो एटम्स के दरमियान? जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, टू गेन, ताकि इनको क्या हासिल होना होता है? To gain, or we can say to attain, stable nearest
नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस तरह का बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनता है जहां पे इक्वल कंट्रीब्यूशन मीन्स देना और इक्वल शेयरिंग। ठीक है, मानो यहां पे दो एटम्स है और दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया, तो दो एक कॉमन पेयर बन गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का फायदा ये भी लेगा बराबर, ये भी बराबर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इनको ये स्टेबल बन जाएंगे और इनका काम भी हो जाएगा और इनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ना इसने लूज किया ना इसने लूज किया, बस उन्होंने क्या किया, म्यूचुअली शेयर किया है। म्यूचुअली मीन्स यहाँ पे बराबर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बराबर उनको फायदा भी मिला है। इसको जितना फायदा मिला है इसको भी उतना ही फायदा मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। और याद रखना है कि एक एटम इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कंट्रीब्यूट करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम, दैट इज नोन एज कोवलेंसी। उस टर्म को क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कोवलेंसी। कोवलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच एटम ड्यूरिंग ए बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक एटम, जैसे इस ए ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, एक, बी ने भी कितना दिया है, एक दिया है, तो यहां पे हम कह सकते हैं जो हमारा ए है या बी है उनकी कोवलेंसी क्या है, 1, यानी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया है, तो कोवलेंसी उसी को बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया हमारा, कोवलेंसी हो गई। ठीक है, टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं जल्दी से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, दैट्स H2 मॉलिक्यूल। देखो H2 मॉलिक्यूल में कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हमारे पास H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन दैट इज 1s1। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन सेम है, उसमें भी एटॉमिक नंबर 1 एंड 1s1। अब मुझे आप बोलो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1s1, यानी इसके जो इसका पहला शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑक्टेट के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि काफी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए रिलैक्सेशन ये है, इसके लिए रूल बनाया गया है डुप्लेट, यानी इसको ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना है, इसको डुप्लेट फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो एस है ना, जो आपका ये एस सबशेल जिसको हम कह सकते हैं, एस ऑर्बिटल जो होता है, एस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये आपको याद रखना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो किस में जा सकते हैं, एस सबशेल में, वो 2 जा सकते हैं। तो ऑक्टेट का ये सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्टेट होने के लिए इसको जगह भी होनी चाहिए। चलो मानो अगर ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा भी, तो रखेगा कहां, क्योंकि एस सबशेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसके लिए इसको क्या फॉलो करना है, इसको डुप्लेट फॉलो करना है। डुप्लेट मीन्स इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 2। तो इस हाइड्रोजन के पास फिलहाल कितना, 1। इस हाइड्रोजन के पास फिलहाल कितना, 1, यानी इसको भी 1 की जरूरत है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट। इसको भी 1 चाहिए, इसका डुप्लेट कंप्लीट। अब मानो ये एक फर्स्ट वाला हाइड्रोजन इसको बोलेगा, यार आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मानो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका तो 1 भी छिन गया ना, ये तो और ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसकी चार्ज पॉजिटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, H पॉजिटिव में, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ना इसके पास चाह रहा है इलेक्ट्रॉन देने का, ना इसके पास चाह रहा है इलेक्ट्रॉन देने का, क्योंकि ये खुद बेकार ही है इलेक्ट्रॉन्स की, इनको खुद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो तभी हमने कहा था कि लैंगम्यूर साहब ने कहा था कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के शॉर्ट होंगे, व्हेन एटम्स आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन्स को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उस केस में क्या करेंगे, ये इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये हाइड्रोजन फर्स्ट है, ये हाइड्रोजन सेकंड है। इसके पास भी हम यहाँ पे दिखाते हैं डॉट, एक डॉट मीनस 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, लिविस ने दिया था। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, इसका 1 डॉट मीनस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी डुप्लेट फॉलो करना है, इसको भी डुप्लेट फॉलो करना है, यानी इसके भी आउटमोस्ट शेल में 2 आने चाहिए, इसके भी 2 आने चाहिए। अब तरीका क्या है, तरीका एक ही है, इनको यहाँ पे शेयरिंग करनी है, इनको यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करनी है, इनको यहाँ पे पार्टनरशिप करनी है। ये हाइड्रोजन 2 आपस में समझौता कर लेते हैं, क्यों ना हम इन एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एक कॉमन पेयर बनाते हैं। कॉमन पेयर जैसे ही बन गया,
अब ये हाइड्रोजन भी इसका इस्तेमाल करेगा, ये हाइड्रोजन भी इसको शेयर करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मानो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी इसका फायदा उठा सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये क्या वाहिद ऐसा बॉन्ड यहाँ पे है जहां पे ये दो दो एटम्स को एक एक साथ स्टेबल करता है, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, और आपको मैं ये बोल दूं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बनता है, उसको हम एक छोटे लाइन से दिखाते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल छोटे डैश से दिखाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना है और इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जब हम एक लाइन दिखाते हैं ना, एक डैश, दैट इज सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो गया है, जिससे यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया होगा। तो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे था कार्बन के ऊपर कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन हमारा है, इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको चाहिए कितने, और 4। तो ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करता है, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं, अब दूसरा है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी अगर एटम ए है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे रहा है किसको, बी को, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा ना उस पे आती है पॉजिटिव चार्ज। और मानो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ए पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे आएगी नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं एनायन। और इस ये जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दीज आर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और इनके बीच में एक फोर्स आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ये अब जो हमारा ये कार्बन है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कार्बन की, ये कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, यानी इसको सिर्फ शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये शेयरिंग पे डिपेंड होता है। क्योंकि सबसे पहले देखो, अब कार्बन मानो आप, ये कार्बन जो मेरा था, कार्बन जो मेरा है, इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्यों नहीं ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देता है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कि इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, यानी इट कैन लूज दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही क्यों नहीं कर देता, तो इसका डुप्लेट, ये डुप्लेट ही रहेगा हीलियम की तरह। दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ गेन क्यों नहीं करता, इसके पास 4 है दूसरी शेल में, ये और 4 को क्यों नहीं गेन करता है, तो इसके 8 बन जाएंगे, ठीक है। यानी इसके पास 2 रास्ते हम कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग के अलावा इसके पास और 2 रास्ते होने चाहिए थे। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता था, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता था, ठीक है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके 2 रीजन है। सबसे पहले लूज क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है, पहले ही मैंने आपको कहा है कि कार्बन जो है ये एक स्मॉल एटम है, बहुत ही छोटा एटम है। अब जब ये छोटा एटम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं। न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। आपको फिर से मैं आपको बोल दूं कि कार्बन एटम काफी छोटा एटम होता है, तो छोटा एटम होने की वजह से मानो ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को घेर के रखा होता है अपनी ओर, इसने इस पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इस न्यूक्लियस की काफी मजबूत गिरफ्त होती है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ये काम नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी, जो इस कार्बन के पास नहीं होती है। तो याद रखना है कि व्हाई दिस कार्बन कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। इसका साइज छोटा होने की वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच मेक्स इट वेरी इम्पॉसिबल टू रिमूव दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फर्मनेस ऑफ दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस ने काफी मजबूती के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ होता है। तो पहला रीजन तो हमारा हो गया कि क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है। दूसरा, क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक वजह है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, ठीक है,
यानी अगर कार्बन चाहे कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो गेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक एटम, आइसोलेट एटम, मैं आपको बोल दूं कि कार्बन जो होता है या कोई भी एटम, आइसोलेट एटम जो होता है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बदले उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, यानी जब भी एक आइसोलेट एटम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, उसके बदले उसको एनर्जी छोड़नी पड़ती है। तो अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा, इसके बदले इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, काफी लार्ज अमाउंट में इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, जो इसके पास नहीं होती है। तो ये 2 रीजंस मैंने आपको बोले जिनकी बिना पे कार्बन जो है, ना ही ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ गेन कर सकता है। लूज करने की वजह इसका स्मॉल साइज, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करनी पड़ती है, जो इसके पास नहीं होती है। दैट इज वाई ये कार्बन जो होता है, ये हमेशा स्टिक रहता है टू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट। इसके पास सिर्फ एक चारा होता है, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। ये कार्बन क्या करता है, बाकी एटम्स के साथ, या अपने जो कार्बन और एटम्स होते हैं उनके साथ म्यूचुअली शेयर करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, म्यूचुअली शेयर करता है, जिससे ये अपनी इस जो ये ऑक्टेटनेस होती है, जिससे अपनी ये स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। तो आई होप कि आज के लिए जो हमने डिस्कस किया है, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। तो आगे हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी पे, कैटेनेशन पे, एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स पे, वर्सटाइल नेचर पे। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कीप काइंडली सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू. See you next lecture. Till then, bye.